सरफेस एक जायंट सुपर स्लो मोशन पजल जैसा है, हमेशा बदलता रहता है, राइट? और पता है, हिमालयाज अभी भी ग्रो कर रहे हैं, लगभग 5 मिलीमीटर्स हर साल, जैसे आपके नेल्स, बस बहुत बड़े स्केल पर। अमेजिंग है ना? आज हम एक्सप्लोर करेंगे कुछ ऐसे ही फैसिनेटिंग जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स जो यूपीएससी मेंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इसे सोचिए कि हम अपने प्लैनेट के बारे में सुपर स्मार्ट बन रहे हैं, एकदम इजी वे में। तो आज के इस स्पेशल डिस्कशन में हम जियोमॉर्फोलॉजी के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, बिल्कुल यूपीएससी सिलेबस के हिसाब से, बट एकदम सिंपल स्टाइल में, जैसे हम अर्थ के बारे में कॉफी पर गुपशप कर रहे हो। रेडी हैं? पहले विल सी हाउ कॉन्टिनेंट्स और ओशंस अपना शेप बदलते हैं अर्थ का, जैसे एक बड़ा सा जिगसॉ पजल जो चल रहा है। फिर विल ट्रैवल टू सी ब्रेथ टेकिंग फ्योर्ड्स, ऐसी वैलीज जो समुद्र में डूब गई हैं, बहुत खूबसूरत। उसके बाद वी लर्न अबाउट प्राइमरी रॉक्स, अर्थ के ओरिजिनल बिल्डिंग ब्लॉक्स, फाउंडेशन स्टोन्स। फिर हम देखेंगे हाउ मैसिव माउंटेन रेंजेस लाइन अप और लोकल वेदर को कैसे कंट्रोल करते हैं। इंटरेस्टिंग है ये। वील ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाई इंडिया इज कॉल्ड अ सब कॉन्टिनेंट, एक दुनिया के अंदर एक और दुनिया। फिर हम चलेंगे पैसिफिक के फेमस रिंग ऑफ फायर में, समझेंगे व्हाट मैंटल प्लूम्स आर, ये अर्थ के डीप हीट वेंट्स जैसे हैं। और फोल्ड माउंटेन्स कॉन्टिनेंट्स के किनारों पर ही क्यों मिलते हैं, इसका भी रीजन है। देन एक इंटरेस्टिंग मिस्ट्री, वेस्टर्न घाट्स की रिवर्स डेल्टा क्यों नहीं बनाती। और फाइनली वील अनपैक द फेमस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, बेसिकली एक मिनी टूर अर्थ के डायनामिक प्रोसेसेस का। लेट्स स्टार्ट, ओके? क्वेश्चन 1, discuss how the changes in shape and sizes of continents and ocean basins take place due to tectonic movements of the crustal masses. GS1, Physical Geography, 2025, 15 marks. Okay, तो ये पहला सवाल। Let's unpack this. Fundamentally, अर्थ का जो आउटर लेयर है, क्रस्ट, वो एक सॉलिड पीस नहीं है। ये टूटा हुआ है बड़े बड़े स्लैब्स में, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। इमेजिन कीजिए जायंट राफ्ट्स जो एक बहुत बहुत स्लो मूविंग थिक सूप पे तैर रहे हैं, वो नीचे का मैंटल है। और ये प्लेट्स कॉन्स्टेंटली मूव कर रही हैं, शायद साल में कुछ सेंटीमीटर्स ही, लगभग उतनी स्पीड से जितनी आपके फिंगर नेल्स बढ़ते हैं। बिल्कुल। और यही स्लो लेकिन पावरफुल मूवमेंट्स मेन ड्राइवर्स हैं कि कैसे कॉन्टिनेंट्स का शेप और साइज बदलता है और कैसे ओशन बेसिन्स बनते हैं या श्रिंक करते हैं ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। ये बिल्कुल स्टैटिक नहीं है। ऐसे सोचिए कि अर्थ खुद को कॉन्स्टेंटली रीमॉडल कर रही है। तो ये रीमॉडलिंग होती कैसे है? दो मेन तरीके हैं जिनसे प्लेट्स इंटरैक्ट करती हैं, राइट? एग्जैक्टली। पहला तरीका है डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। यहाँ प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इमेजिन कीजिए पिज्जा डो को स्ट्रेच करना जब तक वो बीच में पतला होकर फट ना जाए। अच्छा, ओके। तो जब ये डो फट जाता है तब क्या होता है? जिससे लंबी वैलीज बनती हैं जिन्हें रिफ्ट वैलीज कहते हैं। इसका क्लासिक एग्जांपल द ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम। ये बहुत बड़ा है, 6000 किलोमीटर लंबा। ये लिटरली अफ्रीका को चीर रहा है और शायद फ्यूचर में एक नया ओशन बन जाए। आई थिंक अगर ये चलता रहा तो ईस्ट अफ्रीका आज से मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद कैसा दिखेगा। वाओ! और समुद्र के नीचे क्या होता है? समुद्र के नीचे डाइवर्जेंट से सी फ्लोर स्प्रेडिंग होता है। ये मिड ओशन रिजेस पर होता है, जैसे मिड अटलांटिक रिज। मैग्मा नीचे से ऊपर आता है, ठंडा होकर नया ओशियानिक क्रस्ट बनाता है और पुराने क्रस्ट को और उससे जुड़े कॉन्टिनेंट्स को दूर धकेलता है। अटलांटिक ओशन ऐसे ही बना है और अभी भी फैल रहा है। अमेरिकास को यूरेशिया और अफ्रीका से लगभग 2.5 सेंटीमीटर्स पर ईयर दूर कर रहा है। अभी भी हो रहा है ये। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि नया ओशन फ्लोर अभी इसी वक्त बन रहा है? थिंक। तो डाइवर्जन से नई जगह बनती है, नए ओशंस, नए लैंड फॉर्मेशंस। इसका ऑपोजिट क्या है? ऑपोजिट है कन्वर्जन बाउंड्रीज, जहां प्लेट्स एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं, या तो हेड ऑन टकरा रही हैं या रगड़ कर गुजर रही हैं। कोलिजन कोर्स। तो फिर क्या होता है? माउंटेन्स। हाँ बिल्कुल, माउंटेन बिल्डिंग। जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स टकराती हैं, जैसे स्लो मोशन में दो कार्स क्रम्पल हो रही हों, तो क्रस्ट बकल होता है, फोल्ड होता है और ऊपर उठ जाता है, जिससे मैसिव माउंटेन रेंजेस बनते हैं। हमारे अपने हिमालयाज इसका सुपरस्टार एग्जाम्पल है। ये लगभग 50 मिलियन ईयर्स पहले बनना शुरू हुए, जब इंडियन प्लेट ने यूरेशियन प्लेट को टक्कर मारी, और वो आज भी ऊपर उठ रहे हैं। याद है वो 5 मिलीमीटर पर ईयर? ओके, तो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन से माउंटेन्स बनते हैं। अगर एक ओशन प्लेट कॉन्टिनेंट से टकराए तो? उससे सबडक्शन होता है। जो डेंसर ओशियानिक प्लेट है वो डाइव करती है या सबडक्ट करती है लाइटर कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे। ये प्रोसेस एक्चुअली ओशन बेसिन्स को श्रिंक करता है। पैसिफिक ओशन छोटा हो रहा है उसके किनारों पर सबडक्शन की वजह से। जो प्लेट नीचे जाती है वो गहराई में जाकर मेल्ट हो जाती है, जिससे माग्मा बनता है जो ऊपर उठकर वोल्केनोज बनाता है, अक्सर कॉन्टिनेंटल एज के पैरेलल चेन्स में, जैसे साउथ अमेरिका में एंडीज माउंटेन्स। और इन कोलिजन से आसपास का क्रस्ट भी मोटा हो जाता है। हिमालयाज के नॉर्थ में जो बड़ा सा ऊंचा टिबेटन प्लेटो है उसे देखिए। तो एक जगह माउंटेन्स बनाने का, दूसरी जगह ओशन श्रिंक होने से क्या कनेक्शन है? थिंक। तो ये कांस्टेंट क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन है जो सरफेस को रीशेप कर रहा है। इन शॉर्ट, टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स जो डाइवर्जेंट दूर जाने वाले और कन्वर्जेंट टकराने वाले बाउंड्रीज से ड्रिवन हैं, वो फंडामेंटल प्रोसेसेस हैं जो लगातार हमारे कॉन्टिनेंट्स और ओशन बेसिन्स के शेप्स और साइजेस को बदलते रहते हैं ओवर जियोलॉजिकल टाइम। सुपर क्लियर। अच्छा, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। प्लेट्स के ग्रैंड स्केल से अब थोड़ा जूम करते हैं कुछ ड्रामेटिक कोस्टल फीचर्स पर।
Question 2. How are the fjords formed? Why do they constitute some of the most picturesque areas of the world? GS1 Physical Geography 2023 10 marks. Fjords. कभी ऐसी पिक्चर्स देखी हैं? समुद्र के वो गहरे पतले इनलेट्स जिनके दोनों तरफ बहुत ऊंची क्लिफ्स होती हैं, खासकर नॉर्वे जैसी जगहों पर ऑलमोस्ट अनरियल लगते हैं। हाँ, बहुत स्टनिंग होते हैं। फंडामेंटली एक फ्योर्ड एक यू शेप्ड वैली है जो ग्लेशियर ने बनाई थी और बाद में समुद्र के पानी से भर गई। ये प्रोसेस स्टेजेस में हुआ, मेनली आइस एजेस के दौरान। आइस एजेस तो ग्लेशियर्स यहाँ स्कल्प्टर्स हैं। एग्जैक्टली। इमेजिन कीजिए बड़े बड़े ग्लेशियर्स जैसे बर्फ की नदियां कोस्टल माउंटेन्स में पहले से बनी रिवर वैलीज से नीचे बह रहे हैं। उनका इमेंस वेट और ग्राइंडिंग पावर ने इन वैलीज को और गहरा और चौड़ा कर दिया, उन्हें कैरेक्टरिस्टिक यू शेप दे दिया। इंपॉर्टेंटली उन्होंने अक्सर वैली फ्लोर को उस समय के सी लेवल से भी काफी नीचे तक इरोड कर दिया। तो ग्लेशियर ने एक गहरी ट्रेंच खोदी सी लेवल से भी नीचे, फिर क्या? फिर जैसे क्लाइमेट गर्म हुआ, ग्लेशियर्स पिघल गए और पीछे हट गए, इन गहरी स्टीप साइडेड ट्रफ्स को पीछे छोड़कर। फाइनली जब वो सारा पिघला हुआ पानी ओशंस में वापस गया तो ग्लोबल सी लेवल काफी बढ़ गया। ये बढ़ता हुआ समुद्र का पानी इनलैंड फ्लो हुआ, इन गहरी ग्लेशियल वैलीज को भर दिया, जिससे वो फियॉर्ड्स बने जो हम आज देखते हैं। इसका एक छोटा सा डूडल बनाने की कोशिश कीजिए। रिवर वैली, ग्लेशियर ने यू शेप बनाया, सी लेवल से नीचे, ग्लेशियर पिघला, समुद्र अंदर आ गया। थिंक। समझ गई, ग्लेशियर ने कार्व किया, फिर समुद्र ने भर दिया। लेकिन ये इतने खूबसूरत क्यों माने जाते हैं? ये कई फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है। शीर ड्रामा, वो टावरिंग ऑलमोस्ट वर्टिकल क्लिफ्स हैं जो सीधे गहरे, अक्सर डार्क ब्लू या टर्क्वाइज पानी में जाती हैं। अक्सर वाटरफॉल्स इन क्लिफ्स से नीचे गिरते हैं। ये प्योर विजुअल ड्रामा है। वाटर क्वालिटी, पानी अक्सर बहुत साफ और गहरा होता है। कभी कभी ग्लेशियल मेल्ट वाटर जिसमें फाइन रॉक पार्टिकल्स यानी ग्लेशियल फ्लावर होते हैं, उससे एक स्टनिंग कलर मिलता है। यूनिक इकोसिस्टम्स, ये अक्सर शेल्टर्ड डीप मरीन एनवायरनमेंट्स होते हैं जहां सील्स, डॉल्फिन्स या इवन वेल्स जैसे वाइल्ड लाइफ रहते हैं। इमेजिन कीजिए कयाकिंग करते हुए एक ऑर्का को सरफेस पर आते देखना। कॉन्ट्रास्ट एंड लाइट, स्टीप साइड्स लाइट और शैडो के अमेजिंग कॉन्ट्रास्ट्स बनाते हैं जो दिन भर बदलते रहते हैं, जिसे ये फोटोग्राफर का ड्रीम बन जाते हैं। नॉर्वे का गारेंजर फ्योर्ड जो एक यूनेस्को साइट है, परफेक्ट एग्जाम्पल है। पिक्चर कीजिए शार्प पीक्स को गहरे पानी के अगेंस्ट। बिल्कुल मैजिकल लगता है। अगर आप एक फ्योर्ड में बोट पर खड़े हों तो कौन सी सेंस सबसे ज्यादा ओवरवेल्म्ड होगी? साइट, साउंड या स्केल का एहसास? थिंक, इन यूनिक एनवायरनमेंट्स को प्रोटेक्ट करना पर्टिकुलरली चैलेंजिंग क्यों हो सकता है? थिंक। इन शॉर्ट, फ्योर्ड्स ग्लेशियली कार्व्ड यू शेप्ड वैलीज हैं जो बाद में बढ़ते सी लेवल से डूब गए और अपनी पिक्चरेस्क ब्यूटी के लिए जाने जाते हैं, जो ड्रामेटिक क्लिफ्स, डीप वाटर्स, यूनिक इकोसिस्टम्स और लाइट शैडो के इंटरप्ले से आती है। फैंटास्टिक। अब तक हमने देखा जायंट प्लेट्स मूव कर रही हैं और आइस कोस्टलाइंस को कार्व कर रही है। अब हम देखते हैं अर्थ के बहुत बेसिक बिल्डिंग मटेरियल्स। क्वेश्चन 3, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ प्राइमरी रॉक्स। GS1 फिजिकल ज्योग्राफी 2022 10 मार्क्स। प्राइमरी रॉक्स फंडामेंटल लगता है, ये है क्या? हाँ, ये फंडामेंटल हैं ही। प्राइमरी रॉक्स जिन्हें इग्नियस रॉक्स भी कहते हैं, वो ओरिजिनल रॉक्स हैं जो सीधे मॉल्टन रॉक के ठंडे होने और सॉलिडिफाई होने से बनते हैं। ये मैग्मा होता है जब सरफेस के नीचे हो और लावा जब सरफेस पर इरप्ट हो जाए। ये लिटरली अर्थ के क्रस्ट की फाउंडेशन है। ओके, तो गरम पिघली हुई चीज के ठंडे होने से बने, इन्हें अलग क्या बनाता है? हम इन्हें पहचानेंगे कैसे? कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, जैसे मोल्टन रॉक ठंडा होता है, मिनरल्स इंटरलॉकिंग क्रिस्टल्स बनाते हैं। जितना धीरे कूलिंग होगी उतने बड़े क्रिस्टल्स होंगे। सोचिए, आइस क्रिस्टल्स का धीरे धीरे बनना वर्सेस फ्लैश फ्रीजिंग। इससे उन्हें एक कैरेक्टरिस्टिक क्रिस्टलाइन टेक्सचर मिलता है। क्या आप छोटे छोटे क्रिस्टल्स को एक साथ लॉक होते हुए इमेजिन कर सकते हैं? थिंक। नो फॉसिल्स, मैग्मा या लावा की इंटेंस हीट किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल को डिस्ट्रॉय कर देती है, इसलिए प्राइमरी रॉक्स में फॉसिल्स नहीं मिलेंगे। ये एक की आइडेंटिफायर है। फॉसिल्स का ना होना इतना रिवीलिंग क्यों है कि ये रॉक्स कैसे बने? थिंक। मिनरल कंटेंट, ये प्राइमरी मिनरल से बने होते हैं, जैसे क्वार्ट्ज, फेल्सपार जो ग्रेनाइट जैसे लाइटर रॉक्स में कॉमन है, या पायरोसीन, प्लागियोक्लेस जो बसाल्ट जैसे डार्कर रॉक्स में कॉमन है। ऑफन मैसिव, इनमें जनरली लेयरिंग नहीं होती, ये ज्यादा यूनिफॉर्म या मैसिव दिखते हैं। हालांकि कूलिंग से कभी कभी जॉइंट्स या कॉलम्स बन सकते हैं। और आपने कहा कि कूलिंग स्पीड क्रिस्टल साइज को इफेक्ट करती है, क्या उससे अलग टाइप्स बनते हैं? बिल्कुल, हम उन्हें इस बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं कि वो कहाँ और कितनी तेजी से ठंडे हुए। 1, प्लूटोनिक और इंट्रूसिव रॉक्स, ये तब बनते हैं जब मैग्मा अर्थ के अंदर गहराई में धीरे धीरे ठंडा होता है। स्लो कूलिंग इक्वल्स बड़े विजिबल क्रिस्टल्स। ग्रेनाइट इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। आप अक्सर उसमें अलग अलग मिनरल क्रिस्टल्स देख सकते हैं। सोचिए, एक बड़े अंडरग्राउंड चेंबर में मैग्मा हजारों सालों में ठंडा हो रहा है। 2, वोल्केनिक और एक्सट्रूसिव रॉक्स, ये तब बनते हैं जब लावा अर्थ के सरफेस पर तेजी से ठंडा होता है, जैसे वोल्केनिक इरप्शन के बाद। फास्ट कूलिंग इक्वल्स छोटे क्रिस्टल्स, कभी कभी इतने छोटे कि दिखते भी नहीं, या इवन ऑब्सिडियन जैसा ग्लासी टेक्सचर। बसाल्ट, वो डार्क रॉक जो ज्यादातर ओशन फ्लोर और डेक्कन ट्रैप जैसे बड़े लावा फ्लोज बनाता है, इसका की एग्जाम्पल है। इमेजिन कीजिए, लावा बाहर निकल रहा है और हवा या पानी में जल्दी से हार्ड हो रहा है।
3. हाइपोबाइसल रॉक्स। ये इंटरमीडिएट होते हैं प्लूटोनिक से कम गहरे, लेकिन वॉल्केनिक से ज्यादा गहरे बनते हैं, अक्सर क्रैक्स या लेयर्स, डाइक्स एंड सिल्स में। डोलेराइट एक एग्जाम्पल है जिसमें मीडियम साइज क्रिस्टल्स होते हैं। पर फास्ट कूलिंग से छोटे क्रिस्टल्स या ग्लास, वॉल्केनिक, सिंपल। अगर आपको ग्रेनाइट जैसा रॉक मिले जिसमें बड़े क्रिस्टल्स हो, तो वो ओरिजिनली कहाँ बना होगा? थिंक। इन शॉर्ट, प्राइमरी इग्नियस रॉक्स कूल्ड मैग्मा या लावा से बनते हैं। उनकी पहचान उनकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, फॉसिल्स की कमी, स्पेसिफिक मिनरल कंटेंट से होती है, और उन्हें मेनली प्लूटोनिक, गहरे, स्लो कूलिंग, बड़े क्रिस्टल्स, वॉल्केनिक, सरफेस, फास्ट कूलिंग, छोटे नहीं क्रिस्टल्स या हाइपोबिसल, इंटरमीडिएट में क्लासिफाई किया जाता है। ग्रेट। अब हम देखते हैं कि ये प्रोसेसेस कैसे मैसिव स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। क्वेश्चन 4. Briefly mention the alignment of major mountain ranges of the world and explain the impact on local weather conditions with examples. Mountains. हमने बात की थी कि कोलिजन से ये कैसे बनते हैं, लेकिन क्या ये कहीं भी बन जाते हैं या कोई पैटर्न है कि बड़े रेंजेस कहाँ हैं? एक पैटर्न जरूर है। मेजर माउंटेन रेंजेस रैंडमली स्कैटर्ड नहीं है, वो लंबी बेल्ट्स में अलाइन होते हैं, मोस्टली प्लेट टेक्टोनिक से डिक्टेटेड। हम 2 मेन अलाइनमेंट्स देखते हैं। नॉर्थ साउथ अलाइनमेंट, अमेरिकाज के बारे में सोचिए। नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज और साउथ अमेरिका में एंडेज एक मैसिव चेन बनाते हैं जो रफली नॉर्थ साउथ चलती है वेस्टर्न एज पर। यूराल्स जो यूरोप और एशिया को अलग करते हैं, और हमारे अपने वेस्टर्न घाट्स भी इसी ट्रेंड को फॉलो करते हैं। ईस्ट वेस्ट अलाइनमेंट, दूसरी मेजर बेल्ट जनरली ईस्ट वेस्ट चलती है। बड़ा एल्पाइन हिमालयन सिस्टम यूरोप में एल्प से शुरू होकर मिडिल ईस्ट से होते हुए सीधे एशिया में हिमालयाज तक फैला हुआ है। ओके, तो ये जायंट लिनियर बैरियर्स बनाते हैं। ये बैरियर्स लोकली वेदर को कैसे इफेक्ट करते हैं? तो उनका बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। 2 मेन इफेक्ट्स हैं। टेम्परेचर, ये तो इंट्यूटिव है, जैसे आप माउंटेन पर ऊपर जाते हैं ठंड बढ़ती है, हवा ऊपर उठने पर ठंडी होती है, लगभग 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 मीटर। हिमालयाज एक मैसिव टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करते हैं कोल्ड टिबेटन प्लेटो और वार्म इंडियन प्लेन्स के बीच। एल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर क्यों गिरता है? थिंक प्रेसिपिटेशन, रेन एंड स्नो। माउंटेन्स हवा को ऊपर उठने पर मजबूर करते हैं। जब मॉइस्ट एयर किसी माउंटेन रेंज से टकराती है विंडवर्ड साइड, उसे ऊपर उठना पड़ता है, वो ठंडी होती है, वाटर वेपर कंडेंस होकर क्लाउड्स बनाता है और आपको रेन या स्नो मिलती है। इसे ओरोग्राफिक इफेक्ट कहते हैं। वेस्टर्न घाट्स इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। वो अरेबियन सी से आने वाली वेट मानसून विंड्स को ब्लॉक करते हैं, जिससे उनके वेस्टर्न स्लोप्स पर भारी बारिश होती है। तो एक साइड सारी बारिश हो जाती, दूसरी साइड का क्या? हाँ, वो है रेन शैडो इफेक्ट। अपनी मॉइस्चर विंडवर्ड साइड पर डंप करने के बाद हवा दूसरी तरफ लीवर्ड साइड नीचे उतरती है। जैसे वो नीचे आती है, वो गर्म होती है और बहुत ड्राई हो जाती है। इससे एक ऐसा एरिया बनता है जहां बहुत कम बारिश होती है, एक रेन शैडो। यूएस में डेथ वैली, सियरा नेवाडा माउंटेन्स के पीछे, या चिली में अताकामा डेजर्ट, एंडीज के पीछे क्लासिक रेन शैडो डेजर्ट्स हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि ये रेन शैडो इफेक्ट माउंटेन के लीवर्ड साइड पर फार्मिंग या वेजिटेशन को कैसे इंपैक्ट कर सकता है? थिंक अलाइनमेंट एनएस वर्सेस ईडब्ल्यू कैसे अफेक्ट करता है कि वो कौन सी विंड्स को ब्लॉक करेंगे? थिंक ऑरोग्राफिक इफेक्ट और रेन शैडो को जोर से बोलिए। इन शॉर्ट, मेजर माउंटेन रेंजेस मेनली एनएस जैसे एंडीज या ईडब्ल्यू जैसे हिमालयस अलाइन होते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से, और लोकल वेदर को सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट करते हैं हाइट के साथ टेम्परेचर कम करके, और विंडवर्ड साइड पर वेट कंडीशंस ओरोग्राफिक इफेक्ट, और लीवर्ड साइड पर ड्राई कंडीशंस रेन शैडो इफेक्ट क्रिएट करके। बहुत क्लियर। अब लार्ज ज्योग्राफिकल फीचर्स के आइडेंटिटी पर इम्पैक्ट के थीम पर ही रहते हैं। क्वेश्चन 5. व्हाई इज इंडिया कंसिडर्ड एज अ सबकॉन्टिनेंट? इलैबोरेट योर आंसर। GS1 इंडियन ज्योग्राफी 2021 10 मार्क्स। इंडिया को अक्सर सबकॉन्टिनेंट कहा जाता है। क्या ये सिर्फ इसलिए है कि ये बड़ा है? सबकॉन्टिनेंट का यहाँ एक्चुअल मतलब क्या है? ये सिर्फ साइज से कहीं ज्यादा है। एक सब कॉन्टिनेंट एक बड़ा लैंडमास होता है जो एक कॉन्टिनेंट का डिस्टिंक्ट पार्ट बनाता है, लेकिन उसके पास सिग्निफिकेंट जियोग्राफिकल, जियोलॉजिकल और कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो उसे अलग करते हैं। इंडिया अपने नेबर्स पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव के साथ मिलकर एशिया के अंदर एक ऐसा ही डिस्टिंक्ट रीजन बनाता है। इस रीजन को इतना डिस्टिंक्ट क्या बनाता है? कई की फैक्टर्स मिल गए। ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, नेचर ने इसे बहुत क्लियर बॉर्डर्स दिए हैं। मैसिव हिमालयाज नॉर्थ में एक फॉर्मिडेबल बैरियर बनाते हैं। फिर ये बड़े वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है, अरेबियन सी, इंडियन ओशियन और बे ऑफ बंगाल। ये फिजिकल सेपरेशन मैप पर काफी स्ट्राइकिंग है। यूनिक जियोलॉजिकल हिस्ट्री, इंडिया हमेशा से एशिया से जुड़ा हुआ नहीं था। ये कभी सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। इंडियन प्लेट अलग हुई, रिमार्केबली फास्ट स्पीड से नॉर्थ की तरफ ट्रैवल किया और फिर ड्रामेटिकली यूरेशियन प्लेट से टकरा गई। इस कोलिजन ने हिमालयाज बनाए और ये अभी भी चल रहा है। इस जर्नी से इसकी जियोलॉजिकल स्टोरी यूनिक बनती है। इमेंस कल्चरल डाइवर्सिटी, इन बाउंड्रीज के अंदर कल्चर्स, लैंग्वेजेस और ट्रेडिशंस की एक इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी है, ऑलमोस्ट एक कॉन्टिनेंट इन मिनिएचर जैसा। सोचिए, यहाँ सैकड़ों हजारों लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स बोली जाती हैं। 1600 से ज्यादा रिपोर्टेड हैं। कितने वैरायटी के रिलीजन्स यहाँ शुरू हुए या फ्लरिश करते हैं। ये ह्यूमन डाइवर्सिटी का एक माइक्रोकॉज्म है। वेरिड फिजिकल फीचर्स एंड क्लाइमेट, ये जियोग्राफिकली भी मोनोलिथिक नहीं है। यहाँ टावरिंग माउंटेन्स हैं, बड़े फर्टाइल प्लेन्स, इंडो-गैंजेटिक, एक बड़ा पेनिनसुलर प्लेटो, डेक्कन, लंबी कोस्टलाइंस जिनके डिस्टिंक्ट घाट्स हैं,
मेजर रिवर सिस्टम्स और क्लाइमेट्स जो ट्रॉपिकल और डेजर्ट से लेकर आल्पाइन तक रेंज करते हैं। तो ये एक डिस्टिंक्ट पैकेज जैसा है, जियोग्राफिकली अलग, जियोलॉजिकली यूनिक, कल्चरली डाइवर्स और फिजिकली वेरिएड। क्या आप इंडिया को मैप पर विजुअलाइज करके देख सकते हैं कि हिमालयाज उसे कैसे वॉल ऑफ करते हैं? थिंक मॉनसून क्लाइमेट इज शेयर्ड येट डाइवर्स, रीजनल आइडेंटिटी में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है? थिंक सब कॉन्टिनेंट कहलाया जाने का कोई मॉडर्न पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है या ये प्योरली जियोग्राफिको कल्चरल है? थिंक शॉर्ट, इंडिया को सब कॉन्टिनेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि उसकी क्लियर जियोग्राफिकल आइसोलेशन है माउंटेन्स और सीज से, उसकी डिस्टिंक्ट जियोलॉजिकल जर्नी और एशिया से कोलिजन है, उसकी एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंटरनल कल्चरल और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, और उसकी वाइड रेंज के फिजिकल लैंडस्केप्स और क्लाइमेट जोन्स हैं जो उसे लार्जर एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर एक रिकग्नाइजेबल और कोहीसिव रीजन बनाते हैं। बिल्कुल समझ में आ गया। अब हम चलते हैं एक ऐसी जगह जहां अर्थ की एनर्जी बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। क्वेश्चन 6, डिस्कस द जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कम-पैसिफिक जोन। GS1 फिजिकल ज्योग्राफी 2020 10 मार्क्स। द सर्कम-पैसिफिक जोन टेक्निकल लगता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं, राइट? इतना ड्रामेटिक नाम क्यों? एग्जैक्टली, द रिंग ऑफ फायर। ये एक हॉर्स शेप्ड जोन है जो रफली पैसिफिक ओशन के एजेस को फॉलो करता है, और नाम बिल्कुल फिट बैठता है क्योंकि ये रीजन दुनिया के वास्ट मेजॉरिटी ऑफ अर्थक्वेक्स और वोल्केनिक इरप्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये अर्थ का सबसे जियोफिजिकली एक्टिव बेल्ट है। इसे जियोलॉजिकल फायरवर्क्स का ऐसा हॉटस्पॉट क्या बनाता है? ये सब फिर से प्लेट टेक्टोनिक्स पर आ जाता है, स्पेसिफिकली कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। पैसिफिक रिम के आसपास कई मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स टकरा रही हैं। बड़ी पैसिफिक प्लेट नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स जैसी प्लेट्स के साथ इंटरैक्ट कर रही है। की कैरेक्टरिस्टिक्स में शामिल हैं इंटेंस साइज्मिसिटी, अर्थक्वेक्स। जहां प्लेट्स टकराती हैं और सबडक्ट करती हैं, वहां इमेंस स्ट्रेस बिल्डअप होता है और अचानक अर्थक्वेक्स के रूप में रिलीज होता है। दुनिया के लगभग 80-81% साइज्मिक एनर्जी यहीं रिलीज होती है। जापान, कैलिफोर्निया, चिली जैसी जगहों के बारे में सोचिए। सभी बड़े क्वेक्स के लिए प्रोन है। ये लगातार हिलता रहता है। वाइड स्प्रेड वॉल्केनिज्म, सबडक्शन याद है, जैसे ओशियानिक प्लेट डाइव करती है और मेल्ट होती है, वो मैग्मा बनाती है जो ओवरराइडिंग प्लेट पर वॉल्केनोस को फ्यूल करता है। रिंग ऑफ फायर दुनिया के लगभग 75% एक्टिव और डोमेंट वॉल्केनोस का घर है जो एंडीज या जापान और इंडोनेशिया के आइलैंड आर्क्स जैसी लंबी चेन्स बनाते हैं। पैसिफिक के चारों तरफ वॉल्केनोस की एक लिटरल रिंग इमेजिन कीजिए। क्या फायर सिर्फ वॉल्केनोस है या ये एनर्जी रिलीज को भी रिप्रेजेंट करता है? थिंक डीप ओशन ट्रेंचेस। सबडक्शन जोन्स समुद्र के सबसे गहरे हिस्से ट्रेंचेस भी बनाते हैं। मारियाना ट्रेंच अर्थ का सबसे गहरा पॉइंट रिंग ऑफ फायर में है, जो वहां बना है जहां पैसिफिक प्लेट मारियाना प्लेट के नीचे सबडक्ट करती है। कॉम्प्लेक्स टेक्टोनिक्स, ये सिर्फ सिंपल कोलिजन नहीं है। ऐसे एरियाज भी हैं जहां प्लेट्स एक दूसरे के बगल से स्लाइड करती हैं, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स जैसे सैन एंड्रियास फॉल्ट। तो कोलिजन, सबडक्शन, मेल्टिंग रॉक, अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोज, डीप ट्रेंचेस, ये सब पैसिफिक के आसपास हो रहा है। ये कांस्टेंट एक्टिविटी वहां रहने वाले लोगों को कैसे इफेक्ट करती है? और थिंक रिंग ऑफ फायर में किस तरह की साइंटिफिक मॉनिटरिंग बिल्कुल क्रूशियल होगी। इन शॉर्ट, द सर्कम-पैसिफिक जोन रिंग ऑफ फायर की पहचान इंटेंस जियोफिजिकल एक्टिविटी से है, जो न्यूमरस कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज की वजह से होती है, जिससे फ्रीक्वेंट मेजर अर्थक्वेक्स, लगभग 80% ग्लोबल साइस्मिक एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल, वाइड स्प्रेड एक्टिव वॉल्केनिज्म, दुनिया के 75% वॉल्केनोज और डीप ओशन ट्रेंचेस का फॉर्मेशन होता है। फैसिनेटिंग और डेफिनेटली रिस्पेक्ट डिमांड करता है। अब चलिए और गहराई में डाइव करते हैं प्लेट्स के नीचे। क्वेश्चन 7, डिफाइन मैंटल प्लूम एंड एक्सप्लेन इट्स रोल इन प्लेट टेक्टोनिक्स। GS1 फिजिकल ज्योग्राफी 2018 10 मार्क्स। मैंटल प्लूम मिस्टीरियस लगता है। क्या ये उन प्लेट बाउंड्रीज से रिलेटेड है जिनके बारे में हम बात कर रहे थे? बाउंड्री से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है एक्चुअली। एक मैंटल प्लूम कुछ अलग चीज है। इमेजिन कीजिए एक बहुत लोकलाइज्ड इंटेंस कॉलम एबनॉर्मली हॉट रॉक का, जो अर्थ के मैंटल के अंदर बहुत गहराई से ऊपर उठ रहा है, शायद कोर के साथ बाउंड्री से भी हजारों किलोमीटर्स नीचे से। ये एक सुपर हीटेड जेट स्ट्रीम जैसा है जो मैंटल के थ्रू ऊपर पंच कर रहा है। एक डीप हीट जेट। कंसेप्चुअली ये कैसा दिखता है? साइंटिस्ट इसे अक्सर एक बड़े मशरूम शेप्ड प्लूम हेड के साथ मॉडल करते हैं, जो फैल जाता है जब वो रिजिड आउटर लेयर लिथोस्फीयर के बेस से टकराता है, और एक पतले परसिस्टेंट प्लूम टेल के साथ जो उसे नीचे से फीड करता है। ये मटेरियल सराउंडिंग मैंटल से सिग्निफिकेंटली हॉटर होता है, 100 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड हॉटर। ओके, एक गहरा हॉट अपफेलिंग। ये सरफेस पर घूम रही टेक्टोनिक प्लेट्स को कैसे इफेक्ट करता है? प्लूम हेड किसी प्लेट के नीचे से टकराता है तो वो रॉक को मेल्ट करके मैसिव वॉल्केनिक इरप्शंस कॉज कर सकता है। जो लिंगरिंग टेल है वो मैग्मा का एक स्टेशनरी सोर्स बना सकता है, जिसे हॉटस्पॉट कहते हैं। जैसे टेक्टोनिक प्लेट इस फिक्स्ड हॉटस्पॉट के ऊपर से ड्रिफ्ट करती है, वो वॉल्केनोस की एक चेन बनाती है। हवाईयन आइलैंड्स इसका क्लासिक एग्जाम्पल हैं। पैसिफिक प्लेट हवाईयन हॉटस्पॉट के ऊपर से मूव हुई, जिससे आइलैंड चेन बनी।
येलोस्टोन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे एक और फेमस हॉटस्पॉट है। क्या आप एक प्लेट को फिक्स्ड ब्लो टॉर्च के ऊपर से मूव करते हुए इमेजिन कर सकते हैं, जो एक एक करके आइलैंड्स बना रहा है? थिंक लिथोस्फीयर वीकनिंग। इंटेंस हीट रिजिड लिथोस्फीयर को नीचे से इरोड या पतला कर सकती है, उसे वीकन कर सकती है। ये शायद इन्फ्लुएंस कर सकता है कि कॉन्टिनेंट्स बाद में कहां से रिफ्ट करना शुरू करें। इन्फ्लुएंसिंग प्लेट मोशन। कुछ रिसर्च सजेस्ट करती है कि प्लूम शायद उनके ऊपर की प्लेट के बेस को लुब्रिकेट कर सकते हैं, पोटेंशियली उसकी स्पीड या डायरेक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। इंडियन प्लेट का रैपिड नॉर्थवर्ड मूवमेंट शायद रियूनियन प्लूम से इन्फ्लुएंस हुआ हो। तो ये प्लूम्स हिडन इंजन्स या वीक स्पॉट्स जैसे हैं जो सरफेस को अफेक्ट कर रहे हैं। हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म जैसे हवाई, प्लेट बाउंड्रीज पर वॉल्केनिज्म जैसे एंडीज से कैसे अलग है? थिंक क्या एक मैसिव प्लूम ने पैंगिया के ब्रेकअप को इनिशिएट करने में हेल्प की होगी? थिंक इन शॉर्ट, एक मेंटल प्लूम एबनॉर्मली हॉट रॉक का एक नैरो अपवेलिंग है जो डीप मेंटल से आता है। सरफेस हॉटस्पॉट्स जैसे हवाई क्रिएट करता है, जो वोल्केनिक चेन्स बनाते हैं जैसे प्लेट्स उनके ऊपर मूव करती हैं, और पोटेंशियली लिथोस्फीयर को वीकन करके और प्लेट मोशन को इन्फ्लुएंस करके। समझ गया। अब माउंटेन्स को वापस प्लेट एजेस से कनेक्ट करते हैं। क्वेश्चन 8 Why are the world's fold mountain systems located along the margins of continents? Bring out the association between the global distribution of fold mountains and the earthquakes and volcanoes. GS1 Physical Geography 2014 10 marks. Fold mountains बड़े वाले जैसे Alps, Andes, Himalayas. हम जानते हैं कि ये कोलिजन से बनते हैं, लेकिन ये हमेशा कॉन्टिनेंट्स के एजेस यानी मार्जिन्स पर ही क्यों होते हैं? वो लोकेशन ही की है, इसलिए क्योंकि फोल्ड माउंटेन्स कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज का डायरेक्ट रिजल्ट हैं, जहां प्लेट्स टकराती हैं। और ये कोलिजन जोन्स सबसे कॉमनली वहां पाए जाते हैं जहां ओशियानिक प्लेट्स कॉन्टिनेंटल प्लेट्स से मिलती हैं, कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स पर। यहाँ जहां दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में टकराती हैं, वो भी टिपिकली एक मार्जिन पर शुरू होती है। अक्सर कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर ऑफशोर थिक लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स जमा हो जाते हैं। कोलिजन के दौरान ये सेडिमेंट स्क्वीज होते हैं, फोल्ड होते हैं, फॉल्टेड होते हैं और कॉन्टिनेंट के एज के साथ ऊपर उठ जाते हैं, जिससे ये मैसिव रेंजेस बनती हैं। दो मेजर बेल्ट्स, सर्कम पैसिफिक और एल्पाइन हिमालयन, क्लियरली इन कॉन्टिनेंटल एजेस को फॉलो करते हैं। ओके, तो लोकेशन प्लेट कोलिजन से जुड़ी है एजेस पर, और आपने पहले कहा था कि कोलिजन्स अर्थक्वेक्स और वॉल्केनोज कॉज करते हैं। क्या लिंक डायरेक्ट है? बिल्कुल डायरेक्ट है, ये कॉन्सिडेंस नहीं है। ये सब उसी टेक्टोनिक पैकेज डील का हिस्सा हैं। लिंक विद अर्थक्वेक्स। माउंटेन फॉर्मेशन के दौरान रॉक्स को स्क्वीज और ब्रेक करने वाली इमेंस फोर्सेस इनएविटेबली अर्थक्वेक्स जनरेट करती हैं। इसलिए एक्टिव फोल्ड माउंटेन बेल्ट्स हाई साइस्मेसिटी जोन्स होते हैं। रिंग ऑफ फायर जो सर्कम पैसिफिक फोल्ड माउंटेन से मैच करता है, प्राइम एग्जांपल है, याद है, 90% क्वेक्स। माउंटेन्स के अंदर फॉल्ट लाइंस जैसे हिमालयाज में मेन फ्रंटल थ्रस्ट साइज्मिक हैजर्ड के कांस्टेंट सोर्सेज हैं। लिंक विद वॉल्केनोज। वॉल्केनोज खासकर उन फोल्ड माउंटेन्स में कॉमन हैं जो सबडक्शन से बने हैं। जैसे ओशियानिक प्लेट कॉन्टिनेंट के नीचे डाइव करती है, वो मेल्ट होती है, मैग्मा जनरेट करती है, जो ऊपर उठकर वॉल्केनोज बनाता है। अक्सर माउंटेन रेंज के पैरेलल एक आर्क में एंडीज वॉल्केनोज से भरे पड़े हैं, नास्का प्लेट के साउथ अमेरिका के नीचे सबडक्ट होने की वजह से। नॉर्थ अमेरिका में कैस्केड रेंज एक और एग्जांपल है। तो जहां आपको यंग ग्रोइंग फोल्ड माउंटेन्स मिलते हैं, वहां आपको शेक्स और पोटेंशियली इरप्शंस एक्सपेक्ट करने चाहिए। जनरली हाँ, खासकर यंग फोल्ड माउंटेन्स जैसे हिमालयाज या आंडीज, जो अभी भी टेक्टोनिकली बहुत एक्टिव हैं। पुराने इरोडेड फोल्ड माउंटेन्स जैसे यूरल्स या एपेलाचियंस में अब बहुत कम साइस्मिक और वुल्केनिक एक्टिविटी है। किसी माउंटेन रेंज की एज वहां रहने वाले लोगों के लिए रिस्क्स को कैसे अफेक्ट करती है? थिंक हम टिपिकली कॉन्टिनेंट कोलिजन जोन्स जैसे हिमालयाज में वुल्केनोस क्यों नहीं देखते, हालांकि वो पेरिफेरी पर एग्जिस्ट करते हैं। थिंक क्या फोल्ड माउंटेन्स अर्थक्वेक के बिना एग्जिस्ट कर सकते हैं? थिंक इन शॉर्ट, फोल्ड माउंटेन्स कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स पर बनते हैं क्योंकि वहीं पर टेक्टोनिक प्लेट्स प्राइमरीली कन्वर्ज और कोलाइड करती हैं, क्रस्टल रॉक्स और सेडिमेंट्स को फोल्ड और अपलिफ्ट करती हैं। यही सेम कोलिजनल प्रोसेस इनहेरेंटली इन माउंटेन बेल्ट्स को हाई अर्थक्वेक एक्टिविटी और खासकर सबडक्शन जोन्स में एसोसिएटेड वोल्केनिज्म से लिंक करता है। बिल्कुल ठीक। अब उस रीजनल मिस्ट्री पर वापस आते हैं, इंडिया में। क्वेश्चन 9 देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ डेल्टाज बाय रिवर्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, व्हाई? GS1 इंडियन ज्योग्राफी 2013 5 मार्क्स। ओके, ये इंटरेस्टिंग है। इंडिया की ईस्ट कोस्ट पर रिवर्स जैसे गोदावरी और कृष्णा बे ऑफ बंगाल में मिलने से पहले बड़े बड़े डेल्टाज बनाती हैं, लेकिन वेस्टर्न घाट से वेस्ट की तरफ अरेबियन सी में बहने वाली रिवर्स जैसे परियार या नेत्रावती जनरली नहीं बनाती। ये डिफरेंस क्यों है? ये कई फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है, जिसमें लैंड, रिवर्स और सी शामिल हैं। द लैंड फिजियोग्राफी। वेस्टर्न घाट माउंटेन्स कोस्ट के बहुत करीब और पैरेलल चलते हैं, इससे सिर्फ एक बहुत नैरो कोस्टल प्लेन बचता है। डेल्टा को बाहर की तरफ बिल्ड होने के लिए सिंपली ज्यादा जगह नहीं है, और रिवर्स घाट से कम दूरी में स्टीपली नीचे गिरती हैं। द रिवर्स हाइड्रोलॉजी। स्टीप ग्रेडियंट और कम दूरी की वजह से ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जनरली छोटी और तेज होती हैं। वो तेजी से बहती हैं, सेडिमेंट को एफिशिएंटली कैरी करती हैं, लेकिन उन्हें वो लंबा मियांडरिंग सफर नहीं मिलता एक वाइड प्लेन पर जो माउथ के पास स्लो डाउन होने और सेडिमेंट डिपॉजिट करने के लिए जरूरी है। वो बेसिकली समुद्र तक अपनी स्पीड मेंटेन रखती हैं।
केरला के बैकवाटर्स, कायाल्स जैसे फीचर्स भी कुछ सेडिमेंट को ओपन सी तक पहुंचने से पहले ट्रैप कर सकते हैं। द सी मरीन कंडीशंस वेस्ट कोस्ट पर अरेबियन सी में रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर करंट्स और वेव एक्शन है बे ऑफ बंगाल के कंपैरिजन में। ये टेंड करता है कि जो भी सेडिमेंट रिवर्स लाती हैं उसे वॉश अवे कर दे, उसे रिवर माउथ पर अक्यूमुलेट होने से रोकता है। एडिशनली कॉन्टिनेंटल शेल्फ कॉन्टिनेंट का अंडर वाटर एज वेस्ट कोस्ट पर स्टीपर और नैरोअर है, जिसका मतलब है कि गहरा पानी शोर के ज्यादा करीब है, जिससे सेडिमेंट ज्यादा आसानी से डिस्पर्स हो जाता है। तो नैरो लैंड, फास्ट रिवर्स और एनर्जेटिक सी, मतलब कोई डेल्टा बिल्डअप नहीं, भले ही रिवर्स सेडिमेंट लाती हो। एग्जैक्टली वो सेडिमेंट लाती हैं, कभी कभी काफी ज्यादा, लेकिन कंडीशंस ऐसी नहीं है कि वो सेटल होकर एक डेल्टा शेप में अक्यूमुलेट हो सके। डेल्टास की जगह आपको अक्सर एस्चुरीज, ड्राउंड रिवर माउथ्स मिलेंगे वेस्ट कोस्ट पर। अगर वेस्टर्न घाट्स बहुत अंदर होते जैसे ईस्टर्न घाट्स, तो वेस्ट कोस्ट पर क्या अलग हो सकता था? थिंक, एक एस्चुरी की इकोलॉजी एक डेल्टा से कैसे अलग हो सकती है? थिंक, डेल्टास की जगह एस्चुरीज और गहरे पानी के शोर के करीब होने का क्या एडवांटेज हो सकता है? थिंक, पोर्ट्स। इन शॉर्ट, वेस्टर्न घाट से वेस्ट की तरफ बहने वाली रिवर्स डेल्टाज मेनली इसलिए नहीं बनाती क्योंकि कोस्टल प्लेन नैरो है, रिवर ग्रेडियंट स्टीप है जिससे शॉर्ट स्विफ्ट फ्लोज होते हैं, स्ट्रॉन्ग सी करंट्स और वेव्स सेडिमेंट को डिस्पर्स कर देते हैं, और ऑफशोर स्लोप स्टीपर है। फैसिनेटिंग इंटरप्ले। ओके, चलिए हमारा फाइनल क्वेश्चन टैकल करते हैं, मूविंग कॉन्टिनेंट्स के आइडिया पर वापस जाते हुए। क्वेश्चन 10, What do you understand by the theory of continental drift? Discuss the prominent evidence in its support. GS1 Physical Geography 2013 5 marks. Continental drift. ये वो बड़ा आइडिया है जिसने सब शुरू किया। अल्फ्रेड वेगनर ने प्रपोज किया था 1912 में, राइट? उनका कोर आइडिया क्या था? बिल्कुल, वेगनर पायनियर थे। उनका कोर आइडिया रेवोल्यूशनरी था। कॉन्टिनेंट्स हमेशा वहां नहीं थे जहां वो अब हैं। उन्होंने प्रपोज किया कि वो कभी एक साथ जुड़े हुए थे, एक सिंगल जायंट सुपर कॉन्टिनेंट में, जिसे उन्होंने पेंगिया कहा, मतलब ऑल लैंड्स। फिर किसी तरह पांगिया टूट गया और कॉन्टिनेंट्स तब से अर्थ के सरफेस पर ड्रिफ्ट कर रहे हैं, जैसे एक टूटे हुए पजल के पीसेस अलग हो रहे हों। उन्होंने इमेजिन किया कि लाइटर कॉन्टिनेंट्स सियाल, डेंसर ओशन फ्लोर मटेरियल सीमा पर फ्लोट कर रहे हैं। एक सुपर कॉन्टिनेंट का टूटना और ड्रिफ्ट करना, जी, उस समय तो ये पागलपन लगा होगा। उन्होंने लोगों को कन्विंस करने के लिए क्या एविडेंस यूज किया? उन्होंने कई अलग अलग फील्ड से एविडेंस इकट्ठा किया जो काफी कंपेलिंग था। द जिग्स ऑफ इट, ये सबसे ऑब्वियस क्लू था। कॉन्टिनेंट्स की कोस्ट लाइन्स, खासकर साउथ अमेरिका और अफ्रीका की, ऐसी लगती थीं जैसे वो एक दूसरे में रिमार्केबली फिट हो जाएंगी। फिट और भी बेहतर है अगर आप अंडर वाटर कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स के एजेस को देखें। अपने माइंड में उस फिट को पिक्चर करने की कोशिश कीजिए। थिंक, मैचिंग जियोलॉजी। वेगनर ने पाया कि रॉक टाइप्स और पुराने माउंटेन चेन्स के स्ट्रक्चर्स ओशंस के पार मैच करते दिखते थे। जैसे नॉर्थ अमेरिका में एप्लेशियन माउंटेन्स, ग्रीनलैंड और वेस्टर्न यूरोप में सिमिलर माउंटेन्स के साथ लाइन अप होते थे, जैसे वो कभी एक सिंगल रेंज रहे हों। फॉसिल एविडेंस। एंशिएंट लैंड एनिमल्स और प्लांट के आइडेंटिकल फॉसिल्स उन कॉन्टिनेंट्स पर मिले जो अब बड़े ओशन से सेपरेटेड हैं। प्लांट ग्लोसोपोरिस साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में मिला। ये इतनी वाइडली कैसे फैल सकता था जब तक ये लैंड्स कनेक्टेड ना हो? पास्ट क्लाइमेट एविडेंस, पेलियो क्लाइमेट्स। एंशिएंट ग्लेशियर्स के एविडेंस उन जगहों पर मिले जो अब ट्रॉपिकल हैं, जैसे इंडिया और सदर्न अफ्रीका। ये तभी सेंस बनाता है जब ये कॉन्टिनेंट्स कभी पैंगिया के अंदर साउथ पोल के पास एक साथ लोकेटेड थे। तो पजल फ्रेट, मैचिंग रॉक्स, आइडेंटिकल फॉसिल्स और अजीब क्लाइमेट एविडेंस सब कनेक्टेड कॉन्टिनेंट्स की तरफ इशारा कर रहे थे। बिल्कुल, वेगनर के पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस था कि कॉन्टिनेंट्स मूव किए थे। उनकी मेन कमजोरी ये एक्सप्लेन करना था कि वो मूव कैसे किए। उनके प्रपोज्ड फोर्सेस, पोल फ्लिंग फोर्स, टाइडल फोर्सेस उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, इसलिए उनकी थ्योरी शुरू में पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं हुई। लेकिन उनका कोर आइडिया सही था। हाँ, उनकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ने मॉडर्न थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स के लिए क्रूशल ग्राउंड वर्क तैयार किया, जो डेकेड्स बाद आई, और उसने मैकेनिज्म, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सबडक्शन, मैंटल कन्वेक्शन प्रोवाइड किया, जो एक्सप्लेन करता है कैसे प्लेट्स कॉन्टिनेंट्स को कैरी करते हुए मूव करती हैं। सिर्फ जिग्स ऑफ फिट उस समय के कई साइंटिस्ट के लिए काफी प्रूफ क्यों नहीं था? थिंक, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और प्लेट टेक्टोनिक्स में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? थिंक, इन शॉर्ट, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वेगनर 1912 ने प्रपोज किया कि कॉन्टिनेंट्स कभी एक सुपर कॉन्टिनेंट पंगिया में जुड़े थे और तब से अलग ड्रिफ्ट कर गए हैं, जिसे कॉन्टिनेंट्स के जिग्सॉ फिट, मैचिंग जियोलॉजी और फॉसिल्स अक्रॉस ओशंस और पेलियो क्लाइमेट डेटा जैसे एविडेंस सपोर्ट करते हैं। क्या जर्नी थी अर्थ के डायनामिक प्रोसेसेस के थ्रू। तो आज हमने जियोमॉर्फोलॉजी कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम यूपीएससी PYQs के 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझा, शिफ्टिंग कॉन्टिनेंट्स से लेकर स्कल्प्टेड फ्योर्ड्स और फायरी वोल्केनोस तक। चलिए जल्दी से मेन आइडियाज को रिकैप करते हैं। हाँ, काफी अच्छा टूर था। ये रहे एसेंशियल टेकअवेज। टेक्टोनिक मूवमेंट्स, अर्थ का क्रस्ट मूविंग प्लेट्स में टूटा हुआ है। डाइवर्जेंस, दूर जाना, रिफ्ट वैलीज और नए ओशंस बनाता है, जैसे अटलांटिक सी फ्लोर स्प्रेडिंग से। कन्वर्जेंस, टकराना, माउंटेन्स बनाता है, जैसे हिमालयाज। सबडक्शन जोन्स, वोल्केनोज जैसे एंडीज क्रिएट करता है।
और ओशंस को श्रिंक करता है, जैसे पैसिफिक। याद रखना, फ्योर्ड्स ये स्टनिंग कोस्टल इनलेट्स, डीप यू शेप्ड वैलीज हैं जो ग्लेशियर्स ने सी लेवल से नीचे कार्व किए हैं और फिर आइस एज के बाद बढ़ते सी लेवल से भर गए हैं। नोवे सोचिए, प्राइमरी रॉक्स, इग्नियस रॉक्स भी कहते हैं, कूलिंग मैग्मा, प्लूटोनिक ईजी ग्रेनाइट स्लो कूलिंग बड़े क्रिस्टल्स, या लावा वोल्केनिक ईजी बसाल्ट फास्ट कूलिंग छोटे क्रिस्टल्स से बनते हैं। इनमें फॉसिल्स नहीं होते। माउंटेन अलाइनमेंट एंड वेदर, मेजर रेंजेस एनएस एंडीज या ईडब्ल्यू हिमालयाज अलाइंड होते हैं प्लेट बाउंड्रीज पर। वो वेदर को एल्टीट्यूड, कूलिंग और रेनफॉल, वेट विंडवर्ड ऑरोग्राफिक इफेक्ट, ड्राई लीवर्ड रेन शैडो से इंपैक्ट करते हैं। इंडिया एज सब कॉन्टिनेंट, डिस्टिंक्ट जियोग्राफी, हिमालयाज, ओशंस, यूनिक जियोलॉजिकल हिस्ट्री, गोंडवाना ड्रिफ्ट, कोलिजन, इमेंस कल्चरल डाइवर्सिटी और वेरीड फिजिकल फीचर्स क्लाइमेट से डिफाइंड है। सर्कम पैसिफिक जोन, रिंग ऑफ फायर, अर्थ का सबसे एक्टिव बेल्ट है इंटेंस प्लेट कन्वर्जेंस के कारण पैसिफिक के आसपास, जो फ्रीक्वेंट मेजर अर्थक्वेक्स 80% ग्लोबल एनर्जी और वाइड स्प्रेड वॉल्केनिज्म 75% ग्लोबल एक्टिव वॉल्केनोस कॉज करता है। मैंटल प्लूम्स, मैंटल से डीप हॉट अपवेलिंग्स जो सरफेस हॉटस्पॉट्स जैसे हवाई क्रिएट करते हैं, जो वॉल्केनिक चेन्स बनाते हैं जैसे प्लेट्स उनके ऊपर ड्रिफ्ट करती हैं। फोल्ड माउंटेन्स एंड हैजर्ड्स कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स पर लोकेटेड हैं प्लेट कोलिजन्स के कारण। इनहेरेंटली अर्थक्वेक्स फॉल्टिंग से और अक्सर वॉल्केनोज खासकर सबडक्शन जोन्स में से लिंक्ड हैं। वेस्टर्न घाट्स, डेल्टाज, एब्सेंस प्राइमरीली नैरो कोस्ट, स्टीप शॉर्ट स्विफ्ट रिवर्स, स्ट्रॉन्ग सी एक्शन जो सेडिमेंट डिस्पर्स करती है और स्टीप ऑफशोर स्लोप के कारण है। एस्चुरीज बनते हैं इसकी जगह। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, वेगनर की थ्योरी कि कॉन्टिनेंट्स मूव किए। जिग्स ऑफ फिट, मैचिंग जियोलॉजी, फॉसिल्स, पेलियो क्लाइमेट एविडेंसेस सपोर्टेड। प्लेट टेक्टोनिक्स का प्रिकर्सर। बेसिकली हमारा प्लैनेट इनक्रेडिबली एक्टिव है और कॉन्स्टेंटली बदल रहा है। कूल है ना? अब थोड़ा रिविजन टेस्ट, इसे पक्का करने के लिए। रेडी? 1. अपने वर्ड्स में बताओ, सर्कम पैसिफिक जोन को रिंग ऑफ फायर क्यों कहते हैं? उसकी एक्टिविटी का मेन कॉज क्या है? 2. रेन शैडो इफेक्ट का एक रियल लाइफ एग्जाम्पल दो। माउंटेन रेंज और ड्राई एरिया का नाम बताओ। 3. फ्यॉर्ड फॉर्मेशन में ग्लेशियर्स का क्या स्पेसिफिक एक्शन था जो क्रूशियल था? याद है? 4. प्राइमरी रॉक्स में फॉसिल्स क्यों नहीं मिलते? ये उनके ओरिजिन के बारे में क्या बताता है? थोड़ा सोच लो। 5. वेगनर ने जैसे सोचा था कॉन्टिनेंट्स मूव करते हैं और प्लेट टेक्टोनिक्स जैसे एक्सप्लेन करता है, उसमें मेन डिफरेंस क्या है? सिंपली पुट। 6. अगर वेस्ट कोस्ट पर डेल्टाज होते जैसे ईस्ट कोस्ट पर, वहां का कोस्ट लाइन और शायद इकोनॉमी कैसा अलग होता? व्हाट डू यू थिंक? ओके, अब तुम अपने वर्ड्स में बताओ इन सब कॉन्सेप्ट्स का कोर आइडिया क्या था? जस्ट ट्राई एक्सप्लेनिंग द बिग पिक्चर कि अर्थ का सरफेस कैसे बदलता है। सिंपली अपने आप को समझाओ, जोर से बोलो। Here's a fun challenge. क्या आप ये 10 जियोमॉर्फोलॉजी टॉपिक्स बस हर एक का मेन आइडिया एक इमेजिनरी फ्रेंड या अपने पेट को सिर्फ 2 मिनट्स में सिखा सकते हैं? टाइमिंग शुरू होता है अब। गो फॉर इट। अगर आपको ये गहराई से जानकारी, ये लेक्चर स्टाइल डिस्कशन पसंद आया तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है अपने नोट्स में लिख के देखो और प्रैक्टिस करो। सिंपल डायग्राम्स बनाओ जैसे फ्यॉर्ड फॉर्मेशन या प्लेट बाउंड्रीज के। शॉर्ट बुलेट पॉइंट्स अपने वर्ड्स में लिखो। इससे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। यही सब याद रहे तो क्या बोलते हैं? सुपर। कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग।